आज अपन पढ़ते हैं गरासिया जनजाति। तो अपना हेडिंग है गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति, जनजाति। देखिए गरासिया जनजाति, सबसे पहले गरासिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? तो गरासिया जनजाति सर्वाधिक रहती है सिरोही में। तो ये सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? तो सर्वाधिक अपने सिरोही में बाखर क्षेत्र है। इस बाखर क्षेत्र में सबसे ज्यादा रहती है, सबसे ज्यादा बाखर क्षेत्र सिरोही में निवास करती है। गरासिया राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है। राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति, राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वो गरासिया ही है। तीसरी है, ये राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ है। तीसरी है तो प्रथम कौन है? तो प्रथम जो है मीणा। कहने का मतलब सबसे बड़ी जनजाति है मीणा है। फिर दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दूसरी सबसे जनजाति धेल है। और तीसरी कौन सी होगी? गरासिया जनजाति। गरासिया शब्द किससे बना है? ये गरासिया शब्द है वो किससे बना हुआ है? गरासिया शब्द तो ऐसे कहा जाता है कि गिरास शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? गिरास शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है छोटा समूह होता है। इसका अर्थ क्या है? छोटा समूह है। लेकिन आप जानते हो कर्नल जेम्स टोड को, इसकी तो आदत ही गंदी थी। हर जगह अपनी कहीं ना कहीं टांग अड़ाई है। और यहाँ टांग देखो क्या अड़ाई है। कर्नल जेम्स टोड कहता है, कर्नल जेम्स टोड है वो ये कहता है कि गरासिया शब्द तो गवास शब्द से बना हुआ। ये लो साहब, यहाँ गिरास कह रहे थे लेकिन ये टोड साहब क्या कह रहा है? गवास शब्द से बना हुआ। अच्छा, और इसका अर्थ क्या है? तो अर्थ कहता है सर्वेंट। इसका अर्थ है सर्वेंट का मतलब है नौकर। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गरासिया शब्द गवास शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? सर्वेंट है। अब देखो, इन गरासिया से पूछो कि आप कौन? तो ये कहते हैं कि साहब हम तो चौहान हैं। अपने आप को चौहान या अपन कहेंगे चौहान वंशी राजपूत बताते हैं अपने आप को। अपने आप को क्या बताते हैं? चौहान वंशी बताते हैं। और ये भी कहते हैं कि हम भगवान श्री रामचंद्र के वंशज है। भगवान श्री रामचंद्र के वंशज हैं। इतना ही नहीं, यह भी कहते हैं कि हम भगवान श्री रामचंद्र के वंशज हैं और अयोध्या के निवासी हैं। अयोध्या के निवासी बताते हैं अपने आप को। वैसे एक सर्वेक्षण से पता चला है कि गरासिया जनजाति का जो मूल स्थान है, मेन जो है वो गुजरात में है, बड़ौदा में है। तो वैसे सर्वेक्षण के आधार पर कहाँ है? गुजरात में। जो बड़ौदा वगैरह है ये इनका मेन स्थान है, मूल स्थान है। लेकिन ये अपने आप को चौहान वंशी बता करके क्या कहते हैं कि हम जो हैं भगवान श्री रामचंद्र के वंशज है। अपने आप को भगवान श्री रामचंद्र के वंशज बता देते हैं लोग। तो यहाँ आपने देखा गरासिया जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ रहती है? तो सिरोही में रहती है। सिरोही में कहाँ? आपने देखा बाखर क्षेत्र। आप साथ साथ बोला करो जब मैं मिटाऊं तब, इससे क्या होगा आपको याद रहेगी ये चीजें। तो यहाँ पर देखा गरासिया सबसे ज्यादा सिरोही में। सिरोही में कहाँ? बाखर क्षेत्र में। राजस्थान की कौन से नंबर की जनजाति है? तीसरे नंबर की जनजाति है। अब तीसरी है तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा है। दूसरी बड़ी भील। गरासिया शब्द किससे बना है? गिरास से। गिरास का अर्थ क्या होता है? छोटा समूह। कर्नल जेम्स टोड ने क्या बताया है? गवास शब्द। गवास का अर्थ क्या बताया है? सर्वेंट। ये अपने आप को चौहान वंशीय बताते हैं और कहते हैं हम भगवान श्री रामचंद्र के क्या है? वंशज हैं। और अपने आप को कहाँ के निवासी बताते हैं? तो ये अपने आप को अयोध्या के निवासी बताते हैं। और वैसे सर्वेक्षण से पता चला है कि इनका जो मूल स्थान है वो कौन सा है? गुजरात का बड़ौदा क्षेत्र है। अब देखिए गरासिया
जनजाति में सर्वाधिक प्रेम विवाह प्रचलित है। सर्वाधिक प्रेम विवाह, तो सर्वाधिक प्रेम विवाह किस जनजाति में है? गरासिया जनजाति में। प्रेम विवाह का मतलब है लव मैरिज। सबसे ज्यादा जो लव मैरिज है वो इस जनजाति में प्रचलित है। और देखिए, अपना जीवन साथी कब चुनते हैं? तो जीवन साथी ये मेलों में चुनते हैं, जहां मेला लगता है और मेले में जाकर के अपना जीवन साथी चुनते हैं। जैसे अपन ने देखा था बिलों में भगोरिया त्योहार पर चुनते हैं, तो इनके जो मेला लगता है मेले में जाते हैं, उपाड़ी लाने थोड़ी जाते हैं, मेले में क्या लाने जाते हैं? जीवन साथी। मतलब लड़का लड़की दोनों यहाँ जाएंगे और वहां बातचीत करेंगे, विचार जानेंगे क्या विचार है उनका, और अगर जम गया तो फिर उससे क्या कर लेते हैं? शादी। तो ऐसी जनजाति जो मेलों के अवसर पर अपना जीवन साथी चुनती हो वो कौन सी है? गरासिया है। सबसे ज्यादा प्रेम विवाह किन में है? गरासिया। अब देखिए, गरासिया जनजाति में विवाह करने के कई तरीके हैं। अब यहाँ देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहला है मोरबंदिया विवाह। मोरबंदिया विवाह है। इस विवाह में देखो क्या होता है। मोरबंदिया विवाह ब्रह्म विवाह होता है। कैसे विवाह होता है? ब्रह्म विवाह होता है। मतलब पंडित वगैरह और जैसा अपने यहाँ विवाह होता है उसी प्रकार का जो विवाह होता है उसमें कहते हैं ब्रह्म विवाह। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि फेरे लेकर के क्या करते हैं? विवाह करते हैं। उसे कहते हैं मोरबंदिया। देखो यहाँ से बताया मोरबंदिया, तो अपन मोर पंखी वगैरह कब बांधते हैं? विवाह के समय, फेरों के समय। तो उससे याद रखो कि इसमें फेरे लेकर के विवाह किया जाता है। तो ये मोरबंदिया विवाह है। अगला जो विवाह है वो है पहरावना। पहरावना विवाह है। कौन सा विवाह का प्रकार देख रहे हो आप? पहरावना विवाह है। देखो पहरावना विवाह में क्या होता है? पंडित अनुपस्थित होता है। कौन अनुपस्थित? पंडित अनुपस्थित। या पंडित की जरूरत नहीं है। पंडित की अनुपस्थिति में नाम मात्र के फेरे होते हैं। केवल कैसे फेरे होते हैं? नाम मात्र के फेरे होते हैं इसमें। पंडित नहीं होता और नाम मात्र के फेरे होते हैं इसमें। कि मैं थारा तुम्हारी, जब मियां बीवी है राजी तो क्या करेगा काजी। मतलब दोनों अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, घर वालों को पता नहीं करने देते। तो ये पहरावना विवाह है। इसमें पंडित वंडित की किसी को जरूरत नहीं है, बस नाम मात्र के फेरे होते हैं। जैसे आजकल कई बार लड़का लड़कियां मौका देख करके किसी मंदिर में कर लेते हैं, उसी प्रकार का विवाह ये पहरावना विवाह है। अगला विवाह देखिए मेलबो। मेलबो विवाह। वधू का पिता विवाह खर्च से बचने के लिए अपनी पुत्री को वर के घर छोड़ के आ जाता है। अगला कह रहा है मेलबो। मेलबो अगलो कहने का मतलब लड़की का पिता लड़की को वर के घर मेल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मेलबो। ठीक है। वर मतलब अपन बोलेंगे वधु का पिता विवाह खर्च से बचने के लिए वधु का पिता विवाह खर्च से बचने के लिए वधु को ले जाकर किसके घर छोड़ दिया जाता है? वर के घर। कोई लफड़ा ही नहीं है। लड़की वाला खुद लड़की ला रहा है, लाके छोड़ गया, तुम खुद ही मेल गया ना, इसलिए क्या कहलाता है? मेल को। हालांकि ऐसा नहीं होता, इसमें पहले क्या होता है? पूरी बातचीत हो जाती है। नहीं तो क्या होगा कि कुछ दिन लड़की को रख लिया और फिर बाद में कहकर ले जाओ, वापस ले जाओ, मेरे को नहीं चाहिए। तो मेलबो में क्या होता है? पहले पूरी बात होती है, लेकिन विवाह का खर्चा उठाने की योग्यता नहीं है अगर लड़की के पिता की। उस कंडीशन में ये मेलबो विवाह होता है। अगला विवाह देखो तानना विवाह है। तानना, न सगाई न फेरे, सीधे हम तेरे। एक आपने देखा होगा बिन फेरे हम तेरे, वैसा ही है। इसमें ना तो कोई सगाई होती है ना कोई फेरों का सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि लड़का
पशु चराती हुई लड़की को टच कर लेता है। देखो नाम ही क्या है, तानना है। मानो ये कोई लड़की है और ये कोई लड़का है, और ये लड़का फिर क्या कर देता है, इसको टच कर लेता है। ठीक है, टच कर लेता है, बस यही क्या होता है, मेल ये तानना विवाह होता है। टच करते हैं कि हमारी, बस टच कर दिया ना। देखो इसमें क्या होता है कि पशु चराती हुई लड़की को यदि कोई लड़का स्पर्श कर लेता है और फिर आकर के पंच पटेलों में आकर के बताता है कि मैंने फला लड़की को टच किया है, फिर पंच पटेल बैठते हैं और वधू का मूल्य निर्धारित करते हैं। यही क्या कहलाता है, तानना कहलाता है। ना सगाई ना फेरे, तो ना तो इसमें सगाई हुई थी और ना फेरे, सीधे हम तेरे हैं इसमें, तो कि बिन फेरे हम तेरे। तो याद रखिए, बिन फेरे हम तेरे हैं, किसमें है, तानना। अरे टच करते शादी हमारी, बस हमारी टच कर दिया नहीं, मेरी अब किसी की नहीं है। तो इसी प्रकार से तानना विवाह, टच करते इसमें क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। अभी तो और विवाह के प्रकार देखते अपन, तो यहाँ ये 4 प्रकार देखे फिलहाल अपन ने। तो सर्वाधिक प्रेम विवाह किसमें है, गैरासिया जनजाति में है। जीवन साथी कब चुनेंगे, मेलों के अवसर पर, मेला लगता है, मेला दिलों का मेला है यहाँ, और अपना जब भी दिल मिला इनका, बस उसी से शादी हो जाती है। मोहर बंदिया विवाह ब्रह्म विवाह होता है, और फेरे लेकर के जैसे अपने यहाँ विवाह करते हैं उसी प्रकार से जनजाति में विवाह किया जाता है। फिर देखिए पैरावना विवाह है। पैरावना विवाह होता है पंडित की अनुपस्थिति में होता है। पंडित की अनुपस्थिति में कैसे फेरे होते हैं, नाम मात्र के इसमें फेरे होते हैं। मेलबो में क्या था कि अगला मेल के जा रहा है, तो ये कौन सा विवाह हो गया जी, मेलबो विवाह हो गया। मतलब वधू का पिता विवाह खर्च से बचने के लिए वधू को वर के घर छोड़ के आता है। तानना, ना सगाई ना फेरे, सीधे हम तेरे, तो ये किसमें होता है, तानना में होता है। टच करते क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। अगला विवाह है सेवा विवाह। सेवा विवाह में घर जमाई रखा जाता है, घर जमाई रखते हैं इसमें जो लड़का है वो लड़की के घर आकर के रहता है, तो ये होता है सेवा विवाह। मतलब इसमें ससुराल जो है वो लड़की नहीं जाती, लड़का जाता है। जब कभी भी लड़के को अपने पियर जाना हो तो पूछेगा कि 2-4 दिन में पियर जाके आ जाऊं, तो लड़की से अनुमति लेकर के लड़का अपने पियर जाएगा। फिर 2-4 दिन बाद में कॉल कर देगी कि साहब जो लड़का घूम पार पड़ रही है काम धंधा में। तो यहाँ उल्टा सिस्टम है, मतलब यहाँ ससुराल जाके कौन रहता है, लड़का जाके रहता है। तो यह है सेवा। अरे लड़की की सेवा कर रहा है ना, लड़की के माँ बाप की सेवा कर रहा है वहां जाकर के, घर जमाई रह के, तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं, सेवा विवाह कहते हैं। एक है खेवणा विवाह है। कैसा विवाह है, खेवणा विवाह है। इसको नाता विवाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाता विवाह। इस विवाह में क्या होता है कि कोई विवाहित लड़की है, इसको कोई लड़का भगा के ले जाता है और बाद में पंच पटेल बैठते हैं और उसका हर्जाना निर्धारित करते हैं कि जो पहले वाला जो पति था उस लड़की का, उसकी कितना खर्चा लग गया। मानो शादी में 1 लाख रुपए खर्चा आ गया है, उसको कचौरी समोसा बर्फी खिलाने में, घुमाने फिराने में, हनीमून मनाने में 50,000 का खर्चा हो गया। तो ये औरत कितने में पड़ गई, 1.5 लाख में पड़ गई। अब क्या होगा, पंच पटेल बैठेंगे और इसका मूल्य निर्धारित कर देंगे कि 1.5 लाख रुपए दो। अब जो भगा के जो लड़का ले गया है विवाहित महिला को, तो भगा कर ले जाने वाला उस लड़की के पहला जो पति है उसको हर्जाने के रूप में देंगे। तो ये कैसा विवाह होता है, खेवणा विवाह या नाता विवाह होता है। इसके बाद में अगले विवाह की अपन चर्चा करते हैं और वो है आटा साटा। आटा साटा आजकल तो ये खूब प्रसिद्ध है, इसलिए शायद बताने की जरूरत नहीं है कि आटा साटा क्या होता है।
लेकिन आटा साटा अपने यहां जो होता है वो आटा साटा नहीं है, ये आटा साटा है तो उसी प्रकार का। अपने को यहाँ क्या होता है, ए ने अपनी बच्ची दी बी को, बी अपनी बच्ची देगा सी को, और सी किसको देगा, ए को, ऐसा होता है। बल्कि इनमें क्या होता है, ए ने अपनी बच्ची दी बी को और बी बच्ची देगा ए को, मतलब दो ही पक्षों में आदान प्रदान होता है। लड़की दी उधर से लड़की ली, ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। समस्या कैसे कि उनके जीवन में मतलब लड़की को परेशान नहीं करे। अगर वो अपनी बहन बेटी को परेशान करेंगे तो अपन उन वाली को परेशान करेंगे, वो उधर एक अबली भरेगा तो अपन ब्याह से कितने भरेंगे, 2। तो इसलिए क्या होता है कि दोनों सुखी रहती है, मतलब इसमें किसी की बहन बेटी क्या नहीं होती, परेशान नहीं होती है, क्योंकि वो अपनी को परेशान करेंगे तो अपन उनकी को परेशान करेंगे। तो ये होता है आटा साटा। तो ये हो गया आपका आटा और साटा हो गया। इसके बाद में अगला विवाह है गुप्त पलायन। गुप्त पलायन नाम से पता चल गया, गुप्त पलायन, गुप्त रूप से भाग जाना ही क्या कहलाता है, गुप्त पलायन कहलाता है। मतलब इसमें लड़का क्या करता है कि लड़की को भगा करके ले जाता है। ये लड़का है, लड़का लड़की को, उल्टा भी हो सकता है, आजकल तो खूब उल्टा भी होता है, लड़की भगा ही जाती है लड़के को, तो लड़का लड़की को क्या है भगा करके ले जाता है और फिर विवाह करते हैं। इसमें क्या होता है, वो भगा करके साइड में कहीं ले जाएगा और फिर लड़की को ढूंढने में लग जाएगा कि कौन ले गया, लड़की को कौन ले गया। फिर इनमें क्या होता है, 3 से 5 दिन का नियम होता है। 3-5 दिन में, अगर 3 से 5 दिन में इनको नहीं मिले ना तो फिर भले ही आ जाओ, सामने आ जाओ समाज के सामने। फिर समाज में अगर कहेगा हाँ साहब मैं भगा के ले गया था, तो गुप्त रूप से होता है, पता ही नहीं चलता कि कौन भगा के ले गया। अगर 3 से 5 दिन में कोई मिल जाता है ना तो जोरदार अमाउंट बढ़ाता है उसका, इसलिए 3 से 5 दिन तो गुप्त रूप से ही रहते हैं। उसके बाद में समाज के सामने आ जाते हैं और समाज के लोग बैठ करके जो भी हर्जाने निर्धारित करके विवाह कर देते हैं। तो सर्वाधिक जो लोकप्रिय विवाह माना गया है, सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह यही है। सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह कौन सा है, तो सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह जो है गुप्त पलायन विवाह है। ठीक है, ये इस प्रकार के अपन ने क्या देखे हैं, विवाह के प्रकार देखे थे। चलो एक प्रकार और देख लो, नवा प्रकार है आना करना। क्या करना है, आना करना। तो टाना करना नहीं, आना करना। टाना करना तो सुसाइड होता है, यहाँ आना करना है। आना करने का अर्थ होता है विधवा विवाह करना ही आना करना कहलाता है। कैसा विवाह होता है, विधवा विवाह होता है। तो आना करने का मतलब है विधवा विवाह करना। तो इस प्रकार ये आपको मैंने 9 प्रकार बता दिए इस जनजाति में जो विवाह के हैं। तो सेवा विवाह आपने देखा, सेवा में लड़की के माँ बाप की और लड़की की सेवा करनी है जाकर के, तो ये कौन सा विवाह हो गया, सेवा विवाह हो गया। ठीक है, इसके बाद में खेवना विवाह देखा, तो दूसरे की को भगा के ले जाकर के विवाह करते हैं, उसे खेवना विवाह कहते हैं। और यहाँ इस जनजाति में इस विवाह को क्या कह देते हैं, नाता विवाह कह देते हैं। पहले वाले पति को जो भी रकम लगी थी, खर्च हो गया बेचारे के, वो दो और ले जाओ, बस इतना सा सिस्टम होता है इसमें। इसके बाद में आटा और साटा। तो सब जानते हैं आटा और साटा क्या है, क्योंकि आजकल जो विवाह है बड़े मुश्किल हो गए हैं। मुश्किल इसलिए हो गए हैं कि अच्छे वर थोड़े कठिनाई से मिलते हैं आजकल। तो यहाँ आजकल क्या होता है, सबसे पहले तो जो जिसको अपन साग गोत्र बोलते हैं वो होता है नौकरी का। अगर नौकरी लग गई तो सब कुछ सारे पाप भूल जाएंगे। अगर नौकरी नहीं लगी तो फिर लफड़ा है, फिर क्या करेंगे, आटा साटा देखते हैं। आजकल जो रुपए पैसा वाला जुगाड़ था वो भी नहीं चलता है। तो इस प्रकार का सिस्टम इस जनजाति में तो पहले से ही प्रचलित है। गुप्त पलायन, चुपचाप कहीं भग जाना, मैं भगा ले जाऊंगा तेरे को तेरे बाप के घर से, और तेरे बाप को क्या, तेरी बाप को तेरी माँ को पता नहीं चलेगा। इस प्रकार का विवाह होता है। अरे किसी को पूरे गांव में किसी को शक भी नहीं होने था कि इसको भगा कौन ले गया। अरे गाना आया था ना, तो उसको भगा ले जाऊंगा तेरे बाप के घर से, है तेरे बाप के डर से, जो भी गाना था। तो इसमें बहुत पहले से चला आ रहा है गाना, तो बाद में बड़ा है। इसके बाद में देखो आना करना। आना करने का मतलब क्या है, विधवा विवाह करना। तो इस प्रकार ये इनमें विवाह की कुछ प्रथाएं हैं वो प्रचलित थी। अब देखो एक शब्द होता है इनमें मांड।
मांड क्या है? तो अतिथि ग्रह को, अतिथि जो ग्रह है उसे क्या कहते हैं? मांड कहते हैं। जो अतिथि जहां रहते हैं उस ग्रह को क्या कहते हैं? मांड कहते हैं। अगर इस जनजाति में किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है, कोई आदमी मर जाता है, तो अंतिम संस्कार 12वें दिन करते हैं। ये लो साहब, गौरासिया में अगर कोई आदमी की मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार कौन से दिन करते हैं? 12वें दिन किया जाता है। मतलब अगर 12 दिन से किसी का अंतिम संस्कार करेंगे तो क्या होगा? गल जाएगा शरीर, गल जाएगा। मतलब गौरासिया जनजाति में प्रचलित है। तो आपसे पूछे ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें मृतक का अंतिम संस्कार 12वें दिन किया जाता है, तो कौन सी जनजाति है? तो आपके सामने ही गौरासिया। ऐसे सोचो, गौरासिया में गलने के पश्चात क्या करते हैं? अंतिम संस्कार करते हैं। और देखो, मृतक की याद में क्या बनाते हैं? एक स्मारक बनाते हैं, उसे कहते हैं हुर्रे। क्या कहते हैं? हुर्रे, हुर्रे, हुर्रे कहते हैं। मृतक की याद में स्मारक बनाई है ना, उसके लोग क्या कहते हैं? हुर्रे कहते हैं। ठीक है। और जो मृत्यु भोज ही लोग करते हैं तो उसे कहते हैं कोदिया या मेघ कहते हैं। मृत्यु भोज को लोग क्या कहते हैं? कोदिया या मेघ के नाम से जानते हैं। और इनके जब पुरुष वगैरह मर जाते हैं तो उनकी अस्थियां कौन सी झील में ले जाकर डालते हैं? तो देखिए, जो अस्थियां हैं वो नक्की झील में ले जाकर डालते हैं। कौन सी झील में? नक्की झील में। और नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू, सिरोही में। अलग से झीलों में पढ़ेंगे कि देवताओं ने नाखूनों से बनाई थी। यहाँ हनीमून पॉइंट है, सनसेट पॉइंट, बहुत चीजें हैं इधर भी देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए, हनीमून मनाने के लिए पॉइंट भी है इधर। तो यहाँ अस्थियां जो हैं वो अपनी किस झील में विसर्जित करते हैं? नक्की झील में, क्योंकि ये नक्की झील को पवित्र झील मानते हैं। तो इस प्रकार से ये नक्की झील को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। और अपने पूर्वजों की इसमें क्या करते हैं? अस्थियां विसर्जित करते हैं। इसके बाद में देखिए, एक पक्षी है मोर पक्षी। कौन सा पक्षी? मोर। मोर को ये आदर्श पक्षी मानते हैं। क्या मानते हैं? आदर्श पक्षी मानते हैं। ये कभी भी मोर की हत्या वगैरह नहीं करते। और ये सफेद जानवर है, सफेद जानवर को ये लोग पवित्र मानते हैं। सफेद जानवर को पवित्र मानते हैं लोग। तो यहाँ कुछ शब्द देखे पढ़ने। मांडाला, अतिथि। तो मांड का मतलब है अतिथि ग्रह को ये लोग क्या कहते हैं? मांड कहते हैं। अगर कोई आदमी मर गया तो अंतिम संस्कार कब कर रहे हैं? 12वें दिन। जो स्मारक बना रहे हैं उसको क्या कहते हैं? हुर्रे कहते हैं। मृतक की याद में क्या बना रहे हैं? हुर्रे। और मृत्यु भोज को कोदिया या मेघ कहते हैं। अपन ने पीलो में काट्या या काइटा कहा था। अस्थियां कौन सी झील में डालते हैं? तो नक्की झील में ले जाकर के अस्थियां डाल देते हैं। नक्की झील कहाँ है? सिरोही में है। इसको क्या मानते हैं लोग? पवित्र मानते हैं। नक्की झील को पवित्र। आदर्श पक्षी है मोर। जबकि अपन जब जनजाति है उसमें मोर का भक्षण करते हैं, लेकिन इस ग्रास जनजाति में मोर को आदर्श पक्षी माना गया है। और सफेद जानवर को ये लोग क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। अब देखो आगे चर्चा करते हैं। अगर इस जनजाति में किसी के बच्चा हुआ है तो बच्चे का जो नामांकन करवाते हैं ना, वो पड़ोस की लड़की से करवाते हैं। मतलब कोई छोटा बच्चा है, उस बच्चे का अगर नाम रखना है तो किससे रखवाएंगे? जो पड़ोस में बच्ची हो, कोई लड़की होगी, उससे ही उस बच्चे का नामांकन करवाते हैं। तो ये लोग नामांकन का ऐसा सिस्टम होता है। फिर देखो, ये चटकीले रंग के कपड़े पहनते हैं। कपड़े कैसे पहनते हैं? चटकीले रंग के कपड़े पहनते हैं। और मकर संक्रांति आती है, उस समय डुबकी नामक चिड़िया की पूजा करते हैं। कौन सी चिड़िया है? डुबकी चिड़िया है। इस डुबकी चिड़िया की पूजा कब करते हैं? तो मकर संक्रांति के अवसर पर। और अपने मकर संक्रांति कब होती है? 14 जनवरी को होती है। तो 14 जनवरी के दिन ये क्या करते हैं? डुबकी नामक चिड़िया की पूजा करते हैं। इनकी गांव की सबसे छोटी इकाई, गांव की सबसे
छोटी जो इकाई होती है, छोटी इकाई, उसको क्या कहते हैं? तो ये इकाई को कहते हैं फालिया कहते हैं। गांव की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? फालिया कहते हैं। जबकि जो गांव का मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? सैलोद या पालवी। सैलोद या पालवी किसे कहते हैं? सैलोद या पालवी। तो गांव का जो मुखिया होता है उस मुखिया को ये लोग कहते हैं क्या? सैलोद या पालवी कहते हैं। इस ग्रासीय जनजाति के जो घर होते हैं उन्हें घर को ये लोग क्या कहते हैं? घेर कहते हैं। घर को क्या कह रहे हैं? घेर। मुखिया को क्या कह रहे हैं? पालवी या सैलोद। गांव की छोटी इकाई, तो छोटी इकाई फालिया कहलाती है। डुबकी चिड़िया की पूजा कब कर रहे हैं? तो मकर संक्रांति के अवसर पर। किसकी पूजा कर रहे हैं? ये कपड़े कैसे पहनते हैं? चटकीले। और बच्चे का नामांकन पड़ोस की लड़की द्वारा नामांकन करवाया जाता है, जो कुमारी वगैरह होती है उसी से करवाते हैं। ठीक है। अब देखो, एक होता है घंटी। घंटी क्या है? तो हाथ की चक्की होती है, जिसको अपन चाकी कहते हैं ग्रामीण भाषा में। वो तो हाथ की चक्की गले की घंटी होती थी। पहले औरतें क्या करती थी? बेचारी सुबह जल्दी उठ करके 4 बजे उसको पीसा करती थी, तो वो गले की घंटी थी, इसलिए उसे क्या बोला गया? घंटी। क्योंकि वो पीसेगी तभी लोग मतलब अपना भोजन बना पाते थे। अगर बेचारी को पीर भी जाना हो तो क्या करती थी? पहले 2-5 दिन का पीस पास के जाती। तो ये गले की क्या है? घंटी है, इसलिए इसको क्या कहते थे? घंटी। चाकी के कई लाभ भी थे। पहले जब चाकी वगैरह पीसते थे तो इससे सुबह सुबह 4 बजे क्या हो जाती थी? एक्सरसाइज। जो इस प्रकार से फैट वेट की प्रॉब्लम होती थी, पेट तूंद आने की, वो तूंद नहीं आ पाती थी। क्यों? क्योंकि चाकी जब यूं चलती है ना, यूं, तो पेट की बड़ी कसरत होती है। तो इस प्रकार का सिस्टम था, लेकिन आज ये गायब हो गया है, बल्कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो काम हो रहा है, दूसरा अपन को एक्सरसाइज करने के लिए कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। तो लेकिन ये औरतों के गले की क्या थी? घंटी। तो इसको इसलिए क्या कहा गया था? घंटी। राजस्थान प्रश्न पूछा गया था, हारी बावरी कृषि का संबंध किस जनजाति से है? तो हारी बावरी का संबंध जो है वो है ग्रासीय जनजाति से है। हारी बावरी कृषि क्या होती है? ग्रासीय जनजाति में जो सामूहिक रूप से खेती होती है ना, सामूहिक रूप से खेती, उसे क्या कहते हैं? ये लोग सामूहिक रूप से जो खेती करते हैं उसे कहते हैं हारी बावरी कृषि कहते हैं। तो यह नामांकन बच्चे का कौन कर रहा है? पड़ोस की लड़की। चटकीले रंग के पहनते हैं वस्त्र। डुबकी चिड़िया की पूजा कब कर रहे हैं? तो मकर संक्रांति के अवसर पर। मकर संक्रांति कब आती है? 14 जनवरी को। और गांव की जो सबसे छोटी इकाई है उसको ये लोग क्या कह रहे हैं? तो फालिया कहते हैं। जबकि गांव का जो मुखिया है उसे क्या कह रहे हैं? पालवी या तलवी कहते हैं। और इनके जो घर है वो घर क्या कहलाता है? तो घर कहलाता है घेर। घर को क्या कह रहे हैं लोग? घेर कहते हैं। घंटी क्या है? घंटी हाथ की चक्की या हाथ वाली चाकी जो होती है उसको ये लोग क्या कहते हैं? घंटी कहते हैं। फिर देखो, हारी बावरी कृषि। हारी बावरी कृषि क्या है? जो सामूहिक रूप से लोग कृषि कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? हारी बावरी कृषि कहते हैं। अब देखो आगे की चर्चा अपन करते हैं। इनमें एक कहावत है जनजाति में। कहावत देखो, इस जनजाति में कहा जाता है कि पानी की धार को काटा जा सकता है लेकिन नातेदारी प्रथा तोड़ी नहीं जा सकती, ऐसी कहावत है। पानी की धार काटी जा सकती है, काटी जा सकती है, लेकिन नातेदारी प्रथा तोड़ी नहीं जा सकती, ऐसी जनजाति में कहावत है। अब देखो, इस जनजाति में जो कंवारी लड़कियां होती है, कंवारी लड़कियां वो क्या पहनती है? लाख की चूड़ियां। देखो अनोखी बात,
अपने क्या होता है, लाख की चूड़ियां वो औरतें पहनती है जिनकी शादी हो गई, बल्कि ग्रासिया में कंवारी लड़कियां क्या पहन रही है, लाख की चूड़ियां पहन रही है। आप सोच रहे होंगे फिर शादीशुदा क्या पहनती है, तो शादीशुदा जो महिला होगी वो पहनती है हाथी दांत का चूड़ा। हाथी दांत का चूड़ा जो होता है, हाथी दांत से बना हुआ जो चूड़ा होता है उसको पहनती है। तो ये इनका चूड़ा का सिस्टम है। कंवारी लाख की, जबकि शादीशुदा हाथी दांत से बनी हुई चूड़ियां पहनती है। अब है इनका मेला। तो मेला है एक तो चैत्र विचित्र मेला है, एक इनमें मनखारा मेला है, मनखारा मेला है, एक कौन सा है, मनखारा मेला है, एक है मार्कंडेश्वर मेला है, मार्कंडेश्वर मेला है। तो ये इनके प्रसिद्ध मेले हैं जो अपने सिरोही में आयोजित किए जाते हैं। अक्सर ये मेले चैत्र वगैरह में होते हैं, इसको चैत्र विचित्र बोला गया, गणगौर के अवसर पर लगता है। वैसे इनका सबसे प्रसिद्ध त्योहार होता है, सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा होता है, तो सबसे प्रसिद्ध त्योहार है वो जनजाति का गणगौरी है। सबसे लोकप्रिय त्योहार अगर पूछा जाए कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, लोकप्रिय त्योहार जो है वो गणगौरी है। जैसे बेल वगैरह होली वगैरह को मानते हैं, उसी प्रकार से क्या है, सबसे प्रसिद्ध त्योहार गणगौर होता है। वैसे अगर पूछा जाए कि इनका त्योहार कब से प्रारंभ मानते हैं, तो आखा तीज से इनके त्योहारों का आगमन माना जाता है। आखा तीज जो आती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, अक्षय तृतीया बोलते हैं। और ये आखा तीज जो आती है वैशाख शुक्ल तृतीया को, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जब आखा तीज मनाते हैं, उसी से इनका त्योहारों का आगमन होता है। तो अपने त्योहारों का आगमन किससे मानते हैं, तो अपने जो मानते हैं छोटी तीज से मानते हैं। हिंदू में अक्षर जो मानते हैं छोटी तीज से त्योहारों का आगमन, कहते हैं ना, तीज ले निकली त्योहार और गणगौर ले डूबी त्योहार। तो गणगौर के साथ तो अपनी त्योहार समाप्त हो जाते हैं और तीज से क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं। तो इस प्रकार का जो कुछ चीजें थी वो अपन ने किन में पढ़ा, ग्रास्य जनजाति में। अब एक दो प्रश्न और है, इसके बाद में आपकी ग्रास्य जनजाति समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ आपने कहावत देखी, कहावत तो क्या थी कि इस जनजाति में कहावत है कि पानी को धार को काटा जा सकता है, लेकिन नातेदारी पर कल नहीं तोड़ी जा सकती है। और कंवारी लड़कियां कैसा चूड़ा पहन रही है, तो लाख का, शादीशुदा हाथी दांत का। और मेले अपन ने 3 देखे, चैत्र विचित्र, मनखारा मेला और मार्कंडेश्वर मेला वगैरह है। ये मेले देखे अपन ने, मनखारा मेला भी गणगौर के आसपास टाइम में बनता है, और चैत्र विचित्र भी। प्रसिद्ध जो त्योहार है इनका वो गणगौर था, और इनके त्योहारों का आगमन आखा तीज से मानते हैं। अब देखो एक दो प्रश्न और है, वो देखें। एक तो सौ जो होता है उसको वो जलाते हैं, और कैसे सफेद जो कपड़ा है, सफेद कपड़ा उसमें वो लिपेटते हैं और उसके पश्चात क्या करते हैं, वो जलाते हैं। तो इस प्रकार से इनमें सौ को जलाने की प्रथा है। अब एक अनाला भोर प्रथा, अच्छा क्वेश्चन है कि अनाला भोर भूप्रथा का संबंध किससे है, तो ग्रास्य जनजाति से है। ये होती क्या है, तो नवजात बच्चे की नाल काटने की, नवजात बच्चे की नाल जो होती है, नाल, वो नाल काटने की, नवजात बच्चा होता है उसकी जो नाल काटी जाती है, उस प्रथा को लोग क्या कहते हैं, तो अनाला भौर भू प्रथा कहते हैं। एक है ग्रासियों की फाग कहाँ की प्रसिद्ध है, सोजत की। सोजत कहाँ है, पाली में। ग्रासियों की फाग कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ग्रासियों की जो फाग है वो अपने प्रसिद्ध है सोजत की, और सोजत है पाली में। ग्रास्य जनजाति के नृत्य वगैरह अपन नृत्य.com पढ़ेंगे, नृत्य अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। यहाँ तो केवल अपन ने ग्रास्य जनजाति को टारगेट किया है। इसके साथ ही आपकी ग्रास्य जनजाति समाप्त होती है। धन्यवाद।